Hello friends, welcome back. In this video, we are going to see few more questions. Let us start. First question is, with respect to life movement, lifestyle for environment, आपको बताना है. तो first statement is, it is an initiative of नीति आयोग. तो ये गलत है क्योंकि ये इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर का. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था. तो सेकंड स्टेटमेंट, द विजन ऑफ लाइफ इज टू लिव ए लाइफस्टाइल दैट इज इन ट्यून विद आवर प्लैनेट एंड डज नॉट हार्म इट. तो हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल जीने के लिए ये प्रेरित करता है. तो दिस इज करेक्ट है. तो विजन ऑफ लाइफ इज टू लिव ए लाइफस्टाइल दैट इज इन ट्यून विद द प्लैनेट एंड इट प्रमोट द प्रो प्लैनेट पीपल. तो आंसर फॉर दिस इज बी फॉर बॉम्बे. 2 only is correct here. तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था. कंसेप्ट दिया गया था COP26 के अंडर. रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है. एंड इसके अंदर हम क्या है, जो माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का इंस्टीड ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजप्शन. तो ये हम इसमें करेंगे. ठीक है. एंड यूज एंड डिस्पोज जो इकोनॉमी है उसको हमें ट्रांसफर करना है सर्कुलर इकोनॉमी में. एंड इट प्रमोट्स द कंसेप्ट ऑफ प्रो प्लैनेट पीपल. ये लॉन्च. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू क्वाफू 1. फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज जापान्स फर्स्ट सोलर बेस्ड स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप टू स्टडी द कोर ऑफ सन. तो ये जो है वो चाइना का है. तो चाइना का पहला स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप है जो कि सन की कोरोना को स्टडी करेगा. तो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा पहला. सेकंड स्टेटमेंट, इट विल स्टडी द सोलर मैग्नेटिक फील्ड. ये सन की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा. सोलर फ्लेयर एंड कोरोनल मास इजेक्शन. तो ये इन तीनों इवेंट्स को स्टडी करेगा और उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसको भी ये स्टडी करेगा. तो दिस इज करेक्ट है. तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे. 2 ओनली करेक्ट है. तो चाइना ने लॉन्च किया था ये. एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है ये चाइना की, जो सन का आउटर पार्ट है कोरोना उसको स्टडी करेगी. एंड तो सन की मैग्नेटिक फील्ड को भी ये स्टडी करेगा और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है कोरोनल मास इजेक्शन एंड अदर इजप्शन के अंदर उसको स्टडी करेगा. इसके अंदर एक एक्सरे इमेजर होगा जो कि हाई रेडिएशन को मैपिंग करेगा. देन कोरोनोग्राफ भी होगा जो सन के कोरोना को लुक आउट करेगा इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. देन ये सन की वेरियस लेयर्स होती हैं. आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कोरोना, हम देख चुके हैं पहले ही. तो इनर पार्ट इज कोर. उसके बाद में रेडिएशन जोन होता है, फिर कन्वेक्शन जोन होता है. कन्वेक्शन जोन के बाहर में क्या है, ये फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना. तो ये कोरोना को स्टडी करेगा. एंड यहाँ से ये इसका मिडल लेयर को स्टडी करेगा. मिडल कोरोनल का मिडल पार्ट है उसको स्टडी करने की इसमें एबिलिटी होगी, जहाँ से सोलर स्टॉर्म ऑरिजिनेट करते हैं. ठीक है. तो इसको लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट है चाइना की, उसके द्वारा जिक्वान सैटेलाइट्स लॉन्च सेंटर है चाइना का, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था. एंड क्वाफू 1 का मतलब है कि एक माइथोलॉजिकल जाइंट है जिसने कि सन को कैप्चर किया था और टेम किया था. जैसे कि हनुमान जी ने इसको निगल लिया था, उसी तरह से चाइना की ये कोई माइथोलॉजिकल जाइंट है. देन ये चाइना की फर्स्ट फुल स्केल सैटेलाइट है जो कि सन पे रिसर्च करेगा. चाइना का फर्स्ट होगा. एंड ये वर्ल्ड का पहला सोलर टेलीस्कोप होगा जो साइमल्टेनियसली सोलर फ्लेयर एंड कोरोनल मास इजेक्शन है दोनों को मॉनिटर करेगा. ये लगभग 700 किलोमीटर के ऑर्बिट पे ये मूव करेगा अर्थ से. देन ये मिडिल कोरोना को पार्ट को स्टडी कर पाएगा. ठीक. देन नासा का एक प्रोग्राम है पार्कर सोलर प्रोब, वो भी सन के लिए है, सन की स्टडी करेगा. एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कौन सा है, सोलर ऑर्बिटर. इंडिया का कौन सा है, आदित्य L1, जो कि L1 लैग्रेंजियन पॉइंट पे प्लेस किया जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू टेलीमानस के रिगार्डिंग बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो दिस इज करेक्ट है. ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक इनिशिएटिव है टेलीमानस. इसके अंदर क्या है, वो लोग हैं जो टेलीफोन के द्वारा प्रमोट करेंगे मेंटल हेल्थ को. तो सेकंड स्टेटमेंट इज इट फंक्शन अंडर द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम.
दिस इज आल्सो करेक्ट है, ये मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर टेलीमानस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट इज इट एम्स टू प्रोवाइड डायग्नोसिस थ्रू टेलीकॉलिंग फॉर मेंटल इलनेस सच एज अल्जाइमर एंड स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये इन डिजीज का कोई इलाज नहीं करेगा, अल्जाइमर एंड स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज नहीं करेगा, कोई डायग्नोसिस भी नहीं करेगा टेलीकॉलिंग से, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे। इसके बारे में और जानते हैं, 1 and 2 आर करेक्ट हियर। तो टेलीमानस की फुल फॉर्म है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, इसके अंदर 23 मेंटल हेल्थ सेंटर का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर का एक नेटवर्क बनाया जाएगा पूरे देश के अंदर, जो कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको लॉन्च किया है एंड इसको जो निम्हांस बॉडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, वो इसका नोडल सेंटर की तरह काम करेगी। एंड ये जो बॉडी है निम्हांस है, वो कहाँ पे है, बेंगलोर में है। तो ये इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इस प्रोग्राम को टेक्निकल सपोर्ट देगा IIIT बेंगलोर। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो इसको क्या है, टेक्निकल सपोर्ट देगा। नोडल एजेंसी इसका काम कौन बनेगी, निम्हांस इसका नोडल एजेंसी है। इसके अंदर फ्री मेडिकल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी, मेंटल हेल्थ वाली, ठीक है, अराउंड द क्लॉक। देन इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का यदि भी कोई भी कॉलर कॉल करता है तो उसको कनेक्ट किया जाएगा काउंसलर से। स्टेट गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ काउंसलर एस्टेब्लिश करेगी टायर 1 के अंदर। फिर टायर 2 के अंदर क्या है, फिजिकल स्टेटअप्स एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो टायर 1 के अंदर क्या है, उनको फ़ोन पे ही काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाएगी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड टायर 2 के अंदर वो जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, उनके अंदर फिजिकली जाके वहाँ पे ये मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी OPD करा सकता है। देन इसको टायर 1 और 2 टायर है, ठीक है, ये हमने देख लिया है। तो इसके अंदर टेलीकॉलिंग से कोई डायग्नोसिस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू महाकाल टेम्पल, चूज द करेक्ट, ठीक है। तो महाकाल टेम्पल इज लोकेटेड इन उज्जैन ऑन सिप्रा रिवर बैंक। तो ये MP के अंदर है, सिप्रा रिवर के बैंक पे है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज दिस इज करेक्ट है। तो उज्जैन इज जियोग्राफिकली लोकेटेड एट ए सपोर्ट वेयर 0 मेरिडियन लॉन्गिट्यूड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटरसेक्ट। तो उज्जैन पे 0 मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है, जो ऐसे होता है नॉर्थ टू साउथ होता है मेरिडियन, दान जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, उज्जैन पे। तो दिस इज आल्सो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इज द टेम्पल इज बिल्ट यूजिंग बोथ चालुक्यन एंड मराठा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इस टेम्पल को बिल्ट किया गया है, इसके अंदर टेम्पल। फोर्थ स्टेटमेंट इज टेम्पल फेस द ईस्ट। तो ये टेम्पल है वो ईस्ट में नहीं है, साउथ में फेस करता है। तो ये ओनली ज्योतिर्लिंग है जो फेस करता है साउथ में। साउथ में जो डेथ का गॉड है उनकी डायरेक्शन मानी गई है साउथ में। तो ये जो टेम्पल है वो महाकाल शिव जी को डेडिकेटेड है, महाकाल टेम्पल शिव जी, एंड शिव जी को बोला जाता है गॉड ऑफ टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फोर्थ इज रॉन्ग हो जाएगा। 1, 2 and 3 here करेक्ट है। 1, 2, 3 ये भी करेक्ट है। इसको बिल्ट किया गया है चालुक्यन एंड मराठा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड भूमिजा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में इसको बनाया गया है। तो ये जो आप पिक्चर में देख सकते हो इसकी इमेज है टेम्पल की। तो इसका आंसर हो जाएगा D for दिल्ली। 1, 2, 3 आर करेक्ट है। तो टेम्पल इज लोकेटेड एट उज्जैन, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग। अनदर ज्योतिर्लिंग हम अभी देखेंगे। ओनली ज्योतिर्लिंग है हमारा जो कि फेस करता है साउथ में। एंड इसका जो टेम्पल का मेंशन किया गया है कालिदास की मेघदूतम जो बुक है उसके अंदर मेंशन किया गया है। मेघदूतम को क्या बोलते हैं, पूर्वा मेघा भी बोला जाता है। डन। इसको डिस्क्राइब किया गया है उस बुक के अंदर, क्या कैसे डिस्क्राइब किया गया है, द टेम्पल विद ए स्टोन फाउंडेशन। इसका फाउंडेशन किसका है, स्टोन का है, और इसकी जो सीलिंग है वो वुडन पिलर से बनी गई थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद में इसको रिनोवेट किया गया था। मराठा जनरल राणोजी शिंदे ने 1734 के अंदर इसको रिनोवेट कराया था। तो मराठा जनरल राणोजी शिंदे ने इसको रिनोवेट कराया था 1734 के अंदर। तब इसको बनाया गया था भूमिजा, चालुक्यन एंड मराठा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में बन गया है, ठीक है। तो ये अभी कितना है, 5 स्टोरी है इसमें, 5 स्टोरी मंजिल है। एंड इसके बाद में इसको लेटर ऑन सिंधियाज के द्वारा भी इसको मॉडिफाई करवाया गया था, रिस्टोर करवाया गया था।
देन उज्जैन है वो हमने देख लिया है। भूमिजा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल है, उसका एक टाइप है, एंड जिसके अंदर लेटिना टाइप होता है उसी का एक टाइप है। एंड इसको डेवलप किया गया था परमार डायनेस्टी के द्वारा। भूमिजा को परमार डायनेस्टी ने प्रमोट किया था मालवा रीजन के अंदर। एंड इसका अनदर एग्जाम्पल देखोगे तो भूमिजा स्टाइल का कौन सा है, उदेश्वर टेम्पल है। उदेश्वर टेम्पल जो कि लोकेटेड है एमपी के अंदर ही है, वो इस स्टाइल में बनाया गया है। इस स्टाइल के अंदर फ्लैट टॉप टेपरिंग जो शिखर होता है वो क्या होता है, फ्लैट टेपरिंग प्रोजेक्शन होती है इसके अंदर, और मिनी शिखर्स भी होते हैं इसमें बहुत सारे। 12 ज्योतिर्लिंग हमारे कौन कौन से हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग है गुजरात के अंदर देखोगे तो नागेश्वर है, सोमनाथ है, गुजरात के अंदर 2 है, नागेश्वर एंड सोमनाथ, ठीक है। फिर हम महाराष्ट्र के अंदर 3 हो जाएंगे, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, गिरीश शंकर। देन एमपी के अंदर महाकालेश्वर उज्जैन के अंदर है, ठीक है, उज्जैन में ओमकारेश्वर मानधता के अंदर है, ठीक है। देन यूपी के अंदर है काशी में, वाराणसी के अंदर काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है वो, एंड उत्तराखंड में केदारनाथ का टेम्पल है। देन बैद्यनाथ का झारखंड में हो जाएगा देवगढ़ में। देन मल्लिकार्जुन श्रीशैलम में है यहाँ पे। देन रामनाथ स्वामी कहाँ पे है, रामेश्वरम में है। तो ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ इज इन गुजरात, मल्लिकार्जुन स्वामी आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, केदारनाथ उत्तराखंड, भीमाशंकर इन महाराष्ट्र, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ यूपी, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, नागेश्वर गुजरात, वैद्यनाथ झारखंड, देवगढ़ में, रामेश्वरम तमिलनाडु रामेश्वरम में। तो ये सारे जो है वो शिव जी को डेडिकेटेड है, ठीक है। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। एंड ज्योतिर्लिंग ये है सारे है वो क्या है, स्वयंभू है, यानी कि अर्थ से अपने आप ओरिजिनेट हुए हैं ऐसा माना जाता है, स्वयंभू। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू सोर्जन ग्रीन बॉन्ड के रिगार्डिंग बताना है, करेक्ट चूज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे आर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। तो सोर्जन ग्रीन बॉन्ड होते हैं जो कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किसके लिए फाइनेंस देते हैं, किस कौन से प्रोजेक्ट को, ग्रीन प्रोजेक्ट को, इन्वायरमेंट रिलेटेड ग्रीन प्रोजेक्ट है, क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट है, उनको ये फाइनेंस देते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है, दे फाइनेंस द प्रोजेक्ट दैट आर स्पेसिफिकली ईयरमार्क्ड फॉर द क्लाइमेट और इन्वायरमेंट रिलेटेड, ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज दे आर इशूड बाय द सेबी। तो इनको कौन इशू करता है, सोर्जन ग्रीन बॉन्ड है तो वो आरबीआई इशू करता है, ये आरबीआई। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इज इंडिया इज ओनली कंट्री टू इशू सोर्जन ग्रीन बॉन्ड एक्सक्लूसिवली टू फंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इंडिया ओनली कंट्री नहीं है, इंडिया इज वन ऑफ द 25 कंट्रीज, तो टॉप 25 में आता है, एंड जिसने कि ये इन बॉन्ड को इशू किया है। तो ये क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए भी किए जाते हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग के लिए भी सोर्जन ग्रीन बॉन्ड इशू किए जाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, ए फॉर आगरा। तो सोर्जन ग्रीन बॉन्ड दे आर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, आरबीआई इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन इंडिया के बारे में चूज करना है। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART वो क्या होता है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज हैंडलिंग ऑफ स्पर्म और ओसाइट आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। स्पर्म और ओसाइट को आउटसाइड ह्यूमन बॉडी को में हैंडल करना है, एंड ट्रांसफरिंग इनटू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन। तो ये ART की डेफिनेशन है, दिस इज करेक्ट है। And ART is handling of sperm or oocyte outside the human body and then it transferring to woman embryo, woman reproductive system के अंदर, ठीक है। Second statement is ART is open only to married couple। तो ART इंडिया के अंदर मैरिड ओनली मैरिड को कपल के लिए नहीं है, ये और लोगों के लिए भी है। किस किस के लिए अवेलेबल है ये हम देखेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इज ओनली ए मैरिड वुमेन विद ए चाइल्ड ऑफ हर ओन कैन बिकम ए सरोगेट मदर। तो सरोगेट मदर है, उसकी कंडीशन दी गई है, उसको सरोगेसी वाले एक्ट के अंदर पास किया गया था, देन दिस इज करेक्ट है। एक मैरिड वुमेन ही क्या है, सरोगेट मदर बन सकती है। 25 से 35 साल की मैरिड वुमेन होनी चाहिए, 25 to 35 ईयर, जो कि फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली फिट भी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड 3 इज करेक्ट हियर, बी फॉर बॉम्बे। तो नेक्स्ट हम इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो ART इज ऑल द टेक्निक्स दैट अटेम्प्ट ए प्रेगनेंसी बाय हैंडलिंग द स्पर्म और oocyte
oocyte is the immature female egg outside the human body and transferring into the reproductive system of women, and it is available to married couple के लिए भी है, लिव इन पार्टनर भी इसको अवेल कर सकते हैं, सिंगल वुमेन भी कर सकती है, एंड फॉरेनर्स भी इसको अवेल कर सकते हैं, जबकि सरोगेसी को ये अवेल नहीं कर सकते हैं। तो ART इज इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ART प्रोसीजर में क्या क्या है? इट इंक्लूड गैमेटे डोनेशन, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये टेक्निक्स हैं वो कि ART का पार्ट है, ठीक। देन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हम फीमेल की ओवरी से पहले एग निकालते हैं, ठीक है। एग निकाल के फिर उसके बाद में उसको हम लेब में स्पर्म के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। फिर जो एम्ब्रियो बनेगा उसको फीमेल में हम ट्रांसफर कर देंगे, एम्ब्रियो को फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। पहले हम क्या है, एग को पिकअप करेंगे, फिर स्पर्म के साथ उसको मिलाएंगे लेब के अंदर, फिर एग का फर्टिलाइजेशन होगा आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो IVF के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो लेब के अंदर हो रहा है, आउटसाइड ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में नहीं हो रहा है, वो लेब के अंदर हो रहा है। तो फिर जो एम्ब्रियो बन गया, जो भी एम्ब्रियो डेवलप हुआ, फिर उसको हम ट्रांसफर कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे वुमेन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो यानी कि लेब के अंदर। दूसरी जो टेक्निक होती है ART की वो है गैमेटे इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो गिफ्ट। तो ये इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम जो एग होता है वुमेन का एग लेते हैं, ठीक है, फिर उसको स्पर्म के साथ मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, फिर उसको क्या है तुरंत वुमेन की फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तुरंत इसको मिक्स किया जाता है, फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। जहाँ के एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है, यहाँ की ये वुमेन बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए वुमेन ज़्यादा एग प्रोड्यूस करे, इसलिए उसको स्टेरॉइड दिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फॉलिकली स्टिमुलेटिंग ड्रग दी जाती हैं। ये प्रोजेस्टेरोन भी हो सकती है और दूसरी ड्रग्स भी होती है, ठीक है, जो कि इसका एग प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती हैं। तो ये उन वुमेन्स के लिए होता है जिनके पास हेल्दी यूटेरियस होता है और हेल्दी फेलोपियन ट्यूब होती है, उनके लिए। एंड जिनकी क्या है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए उस केस में इसको यूज किया जाता है। एंड लेप्रास्कोपी एक प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा इसमें प्लेस किया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। देन जो हार्मोन्स दिए जाते हैं वो एस्ट्राडोल और प्रोजेस्टेरोन दिए जाते हैं वुमेन को, ताकि मिसकैरेज न हो। एंड इसका एक टाइप है वो है जिफ्ट है, गिफ्ट का ही एक टाइप क्या है, जिफ्ट है। जिफ्ट के अंदर क्या है, हम जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ओवाम यानी कि एग उसमें रिमूव करके फिर उसको जायगोट बनता है, तो जायगोट को ही हम इसमें ट्रांसफर करते हैं, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज होती है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं जायगोट के अंदर। IVF में हम क्या कर रहे हैं, आउटसाइड ह्यूमन बॉडी कर रहे हैं। IVF में हम एग फर्टिलाइज करके उसके बाद में फिर एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर एम्ब्रियो की जिफ्ट के अंदर हम फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो एग लेंगे, फिर उसको सीमेन के साथ यानी कि मिक्स करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, फिर इसको इंजेक्ट कर देंगे जायगोट को वुमेन के फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो नेक्स्ट जो इसका अलग अनदर टाइप है वो है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। तो ये भी एक ART का टाइप है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, प्लेसिंग द स्पर्म इनटू ए वुमेन यूटेरस टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म को वुमेन के यूटेरस में प्लेस कर दिया जाता है। एंड इसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये सरोगेसी एक्ट के पढ़ा था हमने कि कौन सी वुमेन, इसमें थर्ड स्टेटमेंट था कि सरोगेट मदर कौन सी बन सकती है, उसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। सरोगेसी एक्ट रेगुलेशन एक्ट पास किया गया था 2021 के अंदर। एंड व्हाट इज सरोगेसी? सरोगेसी एक प्रैक्टिस होती है वेयर ए वुमेन गिव ए बर्थ टू ए कपल फॉर ए इंटेंडिंग कपल विद ए इंटेंशन टू हैंड ओवर द चाइल्ड आफ्टर द बर्थ टू द इंटेंडिंग कपल। यदि कोई मतलब मान लेते हैं एक रमेश है, रमेश और उसकी वाइफ है गीता, ठीक है। देन एक थर्ड वुमेन है यहाँ पे कोई भी मान लेते हैं प्रीति, ठीक है। तो रमेश और गीता को चाइल्ड करना है, तो इनको बोला जाएगा रमेश एंड दीज आर हस्बैंड एंड वाइफ। रमेश एंड गीता आर हस्बैंड एंड वाइफ है, और यहाँ पे प्रीति है वो काम कर रही है एज ए सरोगेट मदर, ठीक है। तो इसके अंदर रमेश एंड गीता को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इंटेंडिंग कपल, एंड प्रीति इज सरोगेट मदर। इसके अंदर यानी कि यहाँ से हम क्या है, इससे स्पर्म लेंगे रमेश से एंड ओवम लेंगे
गीता से, फिर उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इसके अंदर, प्रीति के वॉर्म के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि यहाँ पे बच्चा पैदा हो सके। तो ये कोई डिफेक्ट होता है इसलिए प्रीति के वॉर्म में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे प्रीति क्या है, एक्ट कर रही है सरोगेट मदर की तरह। तो यहाँ पे इस एक्ट के अंदर इसको सरोगेसी को रेगुलेट किया गया है। एंड ये उन जहाँ पे यहाँ पे दिक्कत हो रही थी गीता यानी कि जो इंटेंडिंग वाइफ है उसको कुछ दिक्कत हो रही है, उसी वजह से सरोगेट का सहारा लिया जाता है, वो इनफर्टाइल होती है इसलिए। दैन इस एक्ट के अंदर एक बॉडी बनाई गई है, नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड बनाया जाएगा, जो कि चेयर करेगा। कौन इसका चेयरपर्सन कौन होगा, नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव एंड टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड का चेयरमैन होगा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, जो भी इंचार्ज होगा। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विल बी द चेयरमैन ऑफ नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड। इसी प्रकार से एक स्टेट लेवल पे बॉडी बनाई जाएगी, स्टेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव एंड टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बोर्ड। ठीक है, उन सभी स्टेट वाली जो हर एक स्टेट के अंदर बनाई जाएगी उनको ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, नेशनल वाला, सेंट्रल वाला। तो नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोर्ड के क्या क्या फंक्शन होंगे, तो ये एडवाइज करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को सरोगेसी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होगी, एंड ये उनको रिव्यू और मॉनिटर करेगा इस एक्ट का। देन कोड ऑफ कंडक्ट लगाएगा, सरोगेसी क्लिनिक यानी कि कौन कौन से अस्पताल में सरोगेसी की फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं, एंड ये मिनिमम स्टैंडर्ड बताएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो है लेबोरेटरी का क्या क्या उनको मेंटेन करना है। एंड ये जो अदर बॉडी है इसके अंदर जैसे कि स्टेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोर्ड है, उनको मॉनिटर करेगा उनकी फंक्शनिंग को। दैन तो इसके अंदर हमने ये बना लिया। सरोगेसी के अंदर क्या होता है कि एग लिया जाता है फ्रॉम ए इंटेंडेड कपल, जैसे कि हमने देखा था रमेश और गीता से। देन स्पर्म इनटू द इंटेंडेड पेरेंट, ठीक है, तो इसमें ये गीता है, ठीक है, एंड एग फ्रॉम गीता से लिया। देन यहाँ से रमेश का क्या है, स्पर्म लिया। फिर एम्ब्रियो इज क्रिएटेड बाय IVF, तो इनको एम्ब्रियो बनाया जायगोट के द्वारा। देन एम्ब्रियो इज बीइंग ट्रांसफर टू प्रीति, तो प्रीति के वॉर्म में इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो यहाँ पे फिर सरोगेट चाइल्ड पैदा होगा। एंड व्हाट आर द राइट्स, वो सब बातें अभी देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ सरोगेसी, इस एक्ट के अंदर क्या किया गया है, कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। कॉमर्शियल सरोगेसी यानी कि जो पैसे लेके सरोगेसी की जाएगी उसको बैन कर दिया गया है। अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी को अलाउ किया गया है, ठीक है। ये भी तब परमिटेड होगी जब इंटेंडिंग कपल होगा, यानी कि रमेश और गीता है वो एक अपना इनफर्टिलिटी का कोई एक सबूत देगी, ठीक है। उनके पास दो इनफर्टाइल होने चाहिए, उनमें से दोनों में से एक भी होगा तब भी चलेगा, ठीक है, या फिर दोनों ही इनफर्टाइल होने या फिर एक, ठीक है। तो वो अपना क्या है, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उनको, सर्टिफिकेट ऑफ असेंशियलिटी बोलेंगे हम इसको, कि उनको ये चाहिए, इसका सरोगेसी मदर चाहिए, सरोगेसी के प्रोसीजर है उसको चाहिए, उसको लिए उनको सर्टिफिकेट ऑफ असेंशियलिटी देना पड़ेगा, ठीक है, इंटेंडिंग कपल को। एंड ये अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी के लिए अलाउ किया गया है, एंड नॉट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेल, प्रोस्टिट्यूशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड, इसके लिए अलाउ नहीं किया गया है। एंड जो सरोगेसी क्लिनिक होगा, जो सुविधाएं देगा, ये जो फैसिलिटी देगा, उसको रजिस्ट्रेशन उनका मैंडेटरी होगा, ठीक है। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सरोगेट मदर का क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक वुमेन है जिसका अपना बच्चा है, यानी कि प्रीति के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा यहाँ पे हम देखें तो उसके लिए क्या है, मैरिड वुमेन होनी चाहिए वो, एंड वो उसकी जो एज होनी चाहिए 25 से 35 के बीच में होनी चाहिए। एंड एक वुमेन है वो एक ही बार में अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार क्या है, सरोगेट मदर का काम कर सकती है, ठीक है, सरोगेट मदर बन सकती है। देन उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, सरोगेट मदर के लिए कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस का उसका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन जो इंटेंडेड कपल है उनके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी कि रमेश और गीता के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इंटेंडेड कपल शुड हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ असेंशियलिटी, यानी कि उनको जरूरत है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, इसके लिए एलिजिबिलिटी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये क्या होता है हम देखते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ असेंशियलिटी में क्या होता है, इसमें उनके पास क्या होना चाहिए, एक प्रूवन इनफर्टिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक या दोनों मेंबर का, जो कि कौन इशू करेगा, ये इशू किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड इशू करेगा ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रूवन इनफर्टिलिटी इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड, ठीक है। एंड उसके पास में एक ऑर्डर होना चाहिए कोर्ट से, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट का एक ऑर्डर होना चाहिए कि जो बच्चा पैदा होगा वो उनका बच्चा होगा, तो दे शुड हैव एन ऑर्डर ऑफ पेरेंटेज एंड कस्टडी का, जो उनको पास कस्टडी उन्हीं को मिलेगी, तो उसका उनका एक ऑर्डर भी होना चाहिए। एंड इसमें तीसरा जो है सर्टिफिकेट ऑफ असेंशियलिटी में क्या होना चाहिए, एक इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 3 साल का, तो 36 मंथ का इंश्योरेंस कवर
फॉर सरोगेट मदर, यानी कि प्रीति के लिए क्या है, यहाँ पे 36 मंथ का इंश्योरेंस कवर भी इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इंटेंडेड कपल है वो प्रोवाइड करेगा सरोगेट मदर को 36 मंथ का इंश्योरेंस कवर। एंड सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी में क्या होगा, कपल के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन सा रमेश और प्रीति के लिए, रमेश और गीता के लिए, ठीक है। 23 से 50 साल की ओल्ड होनी चाहिए वाइफ, जो वाइफ है दैट शुड बी बिटवीन 23 to 50 ईयर ओल्ड, एंड जो हस्बैंड है वो 26 से 55 साल का होना चाहिए। एंड उनका कोई सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए, आइदर बायोलॉजिकली अडॉप्टेड और सरोगेट चाइल्ड, उनका कोई भी सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए, तब जाके वो सरोगेसी की मदद से बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो जो इससे जो बच्चा पैदा होगा वो उनका जो बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा उसको जितने भी राइट हैं उसको ये मिलेंगे। एंड उसका जो है बीच में ही अबॉर्शन कराना चाहे तो इसके लिए क्या है, अबॉर्शन ऑफ सरोगेट चाइल्ड रिक्वायर दी, सरोगेट मदर का तो कंसेंट चाहिए होगा, यानी कि जिसके वॉम में बच्चा पल रहा है उसका कंसेंट चाहिए होगा, एंड अथोराइजेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का भी चाहिए होगा, ठीक है। एंड इसको फॉलो करना पड़ेगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के जो भी प्रोविजन है उसी के अंडर इसको किया जा सकेगा। जैसे कि हम देख चुके हैं कि 14 से 21 वीक के लिए है, 20 से 21 वीक के लिए अभी। देन ऑफेंसेस ऑफ पेनल्टी है वो आप इसमें दिया गया है, 10 लाख की पेनल्टी दी जा सकती है, 10 ईयर्स की पेनल्टी है, अप टू 10 लाख रुपए का फाइन भी लग सकता है। तो नेक्स्ट जो था वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 पास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। एआरटी का मतलब हमने देख ही लिया है। देन इसके अंदर क्या है, एआरटी क्लिनिक और बैंक को रेगुलेट किया जाएगा इस एक्ट के अंदर। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 के अंदर एक नेशनल जो है जितने भी क्लिनिक बनाए जाएंगे जो सुविधा देंगे एआरटी की, यानी कि आईवीएफ वाली जो भी सुविधाएं हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा मैंडेटरी विद नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक एंड क्लिनिक्स हैं, उसके साथ उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक। तो ये जो नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक एंड क्लिनिक होगी ये एक सेंट्रल डेटाबेस की तरह काम करेगी, जिसके अंदर सारे जो कंट्री के अंदर एआरटी क्लिनिक है उनका डेटा रहेगा, ठीक है। इसमें जो एआरटी टेक्नोलॉजी कोई भी यूज करना चाहता है तो उसको एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। सारे स्टॉक होल्डर जितने भी पार्टी इन्वॉल्व हैं उनका प्रोसीजर इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी कि रिटर्न कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड इसके अंदर जो इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा उस साइटेड ओनर को। देन इसके अंदर सेक्स सिलेक्शन प्रोहिबिटेड है, एआरटी टेक्निक के अंदर आप सेक्स सिलेक्शन नहीं कर सकते। देन यानी कि आपको फीमेल बच्चा चाहिए या फिर मेल बच्चा चाहिए तो वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। एंड इसके अंदर जो जेनेटिक डायग्नोसिस किया जाएगा, जेनेटिक डायग्नोसिस किया जाएगा पहले से ही, यदि एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने से पहले इसका जेनेटिक डायग्नोसिस किया जाएगा कि उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है बच्चे के अंदर, उससे जो पैदा होने वाले बच्चे में, वो इसमें अलाउ किया जाएगा, ठीक है। एंड जो राइट होगा वो एक जो नेचुरल बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा वही राइट होंगे, वो हम पहले देख चुके हैं। ऑफेंसेस क्या होगा, अबेंडिंग, यदि हम बच्चा पैदा करके किसी को छोड़ दें तो वो भी क्या है इसके अंदर ऑफेंस होगा। दैन एनी चाइल्ड ऑफ, उसको ट्रेडिंग है, इंपोर्टिंग है, ट्रेडिंग उसको इसके अंदर ऑफेंस माना जाएगा। ऑफेंस ट्रेडिंग इंपोर्टिंग ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो और गैमेट यूजिंग इंटरमीडिएरीज टू डोनेटर, उनका जो है चाइल्ड लेबर के लिए यूज करना, और एनी एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना मेल और एनिमल में, ये सारे उसके अंदर ऑफेंस क्लासीफाई किए गए हैं। पेनल्टीज कितनी है इसके अंदर, पहली बार यदि आप इसको कॉन्ट्रावीन करोगे एक्ट को तो आपको 5 से 10 लाख रुपए की फाइन दिया जाएगा। दूसरा बार में यदि किसी ने इस एक्ट का उल्लंघन किया तो उसको क्या है 3 से 8 साल की जेल होगी दूसरे बार, ठीक है। दूसरे बार में 3 से 8 साल की जेल होगी, पहली बार में 5 से 10 लाख का फाइन होगा, एंड दूसरी बार में 10 से 20 लाख रुपए का फाइन भी होगा, ठीक है। एंड नेशनल एंड स्टेट बोर्ड होगा इसके अंदर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इसके अंदर बनाए हैं वही होंगे, ठीक है। जो पिछले वाले एक्ट के अंदर एआरटी सरोगेसी एक्ट के अंदर जो बोर्ड बनाए गए होंगे वो इसके अंदर नेशनल बोर्ड का काम करेंगे। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस होगा, यदि नेशनल बोर्ड और स्टेट बोर्ड इसको बोलेंगे तब उसका कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। ये कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस होगा एआरटी एक्ट के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी कोई भी रूल बनाने की इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्कीम एम टू एड्रेस द इश्यू ऑफ डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो दिस इज करेक्ट है। तो ये जो डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो था उसको कैप्चर करने के लिए लाया गया था। सेकंड स्टेटमेंट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स आर पार्टनर्स टू दिस स्कीम। तो ये इनको रिसेंटली अभी इस स्कीम को मॉडिफाई किया गया है तो इसको इंक्लूड कर लिया गया है, इसमें पार्टनर बनाए गए हैं इसको।
एंड ये वैसे तो 3 मिनिस्ट्री की स्कीम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C4 कलकत्ता, दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे। तो वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक ट्राई मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव है, ठीक है। इसके अंदर ये पार्टनर की तरह काम करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो इसके अंदर बच्चियों को क्या है, स्किल भी दी जाएगी स्कूल के अंदर, सेकेंडरी के अंदर, और उनको मिनिस्ट्रियल हाइजीन के बारे में भी बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। तो ये उसके रिगार्डिंग है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वाज कन्वीन्ड बाय यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो ये इस बॉडी के द्वारा कन्वीन की गई थी, दिस इज करेक्ट है। तो ये सेकंड कांग्रेस अभी ऑर्गेनाइज की गई थी इंडिया के अंदर, हैदराबाद में। तो सेकंड स्टेटमेंट इज द सेकंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस फोकस वाज ऑन द थीम जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो दिस इज करेक्ट है। तो इसकी थीम यही थी कि जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इट वाज हेल्ड इन हैदराबाद। तो ये जो कांग्रेस थी वो हैदराबाद में हुई थी, दिस इज करेक्ट है। इसको कन्वीन किया गया था यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसका आंसर हो जाएगा C4 कलकत्ता, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट है, C4 कलकत्ता, तीनों ही यहाँ पे करेक्ट है। तो पीएम ने इसको इनॉग्रेट किया था हैदराबाद के अंदर, कन्वीन किया गया था यूनाइटेड नेशन की बॉडी के द्वारा, परंतु ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन, एंड होस्ट किया गया था इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडिया के अंदर। थीम हमने देख ली है, जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। देन इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर ये पिक्चर में दिखाया है, एंड ये हनी बहुत खाता है, इसलिए ये इसको बहुत हनी खाता है, तो इसलिए हनी बियर भी कहा जाता है, स्लॉथ बियर और हनी बियर। तो विद रिस्पेक्ट टू स्लॉथ बियर और ये हो जाएगा हनी बियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज फाउंड इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ये ग्रासलैंड में मिलता है, दिस इज करेक्ट है, एंड लोअर एलिवेशन ग्रासलैंड में पाया जाता है ये। सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज क्लासिफाइड एज ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय IUCN रेड लिस्ट। तो दिस इज नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, ये वुल्नरेबल है, वुल्नरेबल, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इज फर्स्ट वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे अभी सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए न्यूज़ में था। 12 अक्टूबर को हम बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड का फर्स्ट स्लॉथ बियर डे सेलिब्रेट किया गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट है, D फॉर दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, D फॉर दिल्ली। तो स्लॉथ बियर वुल्नरेबल है, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान में पाए जाते हैं ये, एंड इसको हनी बियर भी कहा जाता है। ये हाइबरनेट नहीं करते हैं, दे डू नॉट हाइबरनेट। तो स्लॉथ बियर हाइबरनेट नहीं करते हैं। इसको लीस्ट रिसर्च बियर स्पीसीज भी कहा जाता है, लीस्ट रिसर्च बियर स्पीसीज, ठीक है। एंड ये इसका जो है पहले पोचिंग करती थी एक कम्युनिटी, कलंधर कम्युनिटी है वो इसका पोचिंग करती थी, अभी इनको रिहेबिलिटेट किया गया है। एंड तो इसका आपको ध्यान रखना है कौन सी कम्युनिटी करती थी, कलंधर कम्युनिटी। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, 6000 से 10,000 की अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन बाकी है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, शेड्यूल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं, वुल्नरेबल है, ठीक है। इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान में पाए जाते हैं मेनली। धन्यवाद।